नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अयोध्या धाम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। थोड़ी देर बाद श्री राम मंदिर के द्वितीय तल में श्री राम मंच करेंगी स्थापना। हजारों श्रद्धालु और संत महंत होंगे समारोह में शामिल। हिंदू नववर्ष पर देश भर में त्योहारों की धूम। मां दुर्गा के शैलपुत्री के स्वरूप की विशेष पूजा। गुड़ी पड़वा और उगादी की भी बिखरी खुशियां। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत विशिष्ट लोगों ने दी लोगों को शुभकामनाएं। ईरान की धमकियों के बीच अमेरिका के सैन्य बेस के पास दिखा संदिग्ध ड्रोन। विदेश और रक्षा मंत्री मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ वहीं थे मौजूद। अमेरिका में फेड रिजर्व ने नहीं बदली ब्याज दरें। धराशायी हुआ ग्लोबल बाजार। महंगाई और बढ़ने की आशंका। तेल की कीमतें भी आसमान पर। और फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने दागा अपने करियर का 900वां गोल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद माइलस्टोन हासिल करने वाले बने दूसरे खिलाड़ी। और आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। आप बता दें, चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। आज घरों और मंदिरों में मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा हो रही है। वैष्णो देवी धाम से लेकर हर शक्तिपीठ में श्रद्धालु आज भक्तिभाव के साथ मां की आराधना के लिए उमड़ रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं इन 3 तस्वीरों के जरिए भी आज गुड़ी पड़वा की रौनक भी जो है पूरे महाराष्ट्र में देखी जा रही है। नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर पारंपरिक रूप से गुड़ी पूजा की और कहा कि शोभा यात्रा में शामिल होकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने सभी को इसकी शुभकामनाएं दी। वहीं उगादी पर्व की अगर बात करें तो दक्षिण में इसकी रौनक जो है वो नजर आती है। हैदराबाद में उगादी त्यौहार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने चिक्रबली के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आज नवरात्र का पहला दिन गुड़ी पड़वा की जो रौनक वो भी नजर आती है देश में, और उगादी पर्व की धूम भी। यानी एक देश और कई उत्सव फिलहाल आज देखने को मिल रहे हैं। एक नई शुरुआत के तौर पर माना जाता है, खासतौर से चैत्र नवरात्र का जो पहला दिन है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए देश भर से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर किस तरह की रौनक, किस तरह की धूम नज़र आती है वो आपको हम यहाँ दिखाएंगे। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। चैत्र नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही हिंदू नववर्ष का भी आरंभ होता है। और फिलहाल इन 3 तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं। वहीं गुड़ी पड़वा की अगर बात की जाए तो पूरे महाराष्ट्र में इसकी जो धूम है, जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भी दी तमाम लोगों को और बताया कि जो शोभा यात्रा यहाँ निकाली जा रही थी कितनी महत्वपूर्ण, और साथ ही गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देते नजर आए यहाँ पर मुख्यमंत्री। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि आज हिंदू नववर्ष पर गुड़ी पड़वा के इस पवित्र दिन पर मैं इस शोभा यात्रा में उपस्थित हूं। तमाम हिंदुस्तानियों को आज के दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं। नागपुर भगवा हो गया है और साथ साथ पारंपरिक वेशभूषा में हमारे सभी आयु के लोग इसमें शामिल हैं और एक बहुत सुंदर इस प्रकार का ये दृश्य हम सब लोग मिलकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य जो है वो ना सिर्फ महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पे बल्कि देश भर के मंदिरों की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी कुछ इस तरह की तस्वीरें जो हैं आज हमें देखने को मिली। आपको बता दें, हिंदू धर्म में आज के दिन का विशेष महत्व है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और नवरात्रि के पर्व पर ये फिलहाल 5 अलग अलग महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वैष्णो देवी की अगर बात की जाए, मुंबा देवी की हम बात करें, छतरपुर मंदिर की बात की जाए या विंध्याचल, और साथ ही झंडेवाला मंदिर जहां पर सुबह से ही जो भक्त हैं वो मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, रामनवमी के साथ नवरात्र का जो पर्व है समाप्त होगा और इन 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है।
भक्त मां दुर्गा के लिए व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भोग लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही इसी दिन से, जैसे आपको हम बता रहे हैं, हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक संदेश भी कि हम अच्छाई की बुराई पर जीत का जो संदेश है वो यहाँ नजर आता है। नवरात्र में हर दिन देवी के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है और यह 9 दिन हमें शक्ति, साहस और समृद्धि की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। साथ ही खासतौर से अगर देखा जाए, इसकी शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है। व्रत और उसके साथ साथ अनुष्ठान के जरिए जो नवरात्र हैं वो संपन्न होते हैं। लेकिन आज शुरुआत का दिन और आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों की अगर बात की जाए, फिलहाल ये 5 तस्वीरें जो कि आपने बता रहे हैं किस तरीके की रौनक, किस तरह की धूम नवरात्र के पहले दिन अलग अलग मंदिरों में नजर आ रही है। और आप बता दें, अब से थोड़ी देर पहले ही अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। दरअसल आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन श्री राम की नगरी अयोध्या ऐतिहासिक और आध्यात्मिक उत्सव का साक्षी बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि में श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना होगी, जिसमें देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रही हैं। वैदिक गणित और ज्यामितीय संरचना पर आधारित श्री राम यंत्र की स्थापना मंदिर के द्वितीय तल में अभिजीत मुहूर्त के तहत थोड़ी देर में करीब 11:55 पर होगी। इससे पहले राष्ट्रपति पूजा अर्चना में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में करीब 7,000 विशिष्ट अतिथि, संत और श्रद्धालु शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ऐतिहासिक उत्सव की एक बार फिर से अयोध्या नगरी जो है, श्री राम नगरी अयोध्या, जो कि साक्षी बनेगी। आज श्री राम यंत्र की यहाँ स्थापना की जाएगी। अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कि बेहद ही ज़्यादा मात्रा में ना सिर्फ जो ऊर्जा का संचार श्री राम यंत्र के ज़रिए होता है और उसी वजह इसका आध्यात्मिक महत्व जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल तस्वीर आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति जो हैं वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर अयोध्या में पहुंच गई हैं। आइए सीधा रुख करते हैं वहीं का। जतरानश्चकरां जतरापितरो भवन्ति मानो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि सर्वं शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यन्तां च स्वस्ति ब्रुवन्तु नः देवान् विप्रान् गुरून् वृद्धानिष्टान् नमस्कृत्य दौः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा ब्रह्म शान्तिः सर्वगु शान्तिः शान्तिरिव शान्तिः साम शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यां सुशांतिर्भवतु। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम शची पुरंदराभ्यां नमः, ओम माता पितृ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः,
सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री राम यंत्र अधिष्ठातृ देवताभ्यो नमो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं ब्रह्म्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये संकल्पं कुर्यात् जलमादायु। गोत्रनामोच्चारः तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुं सर्वं विष्णुमयं जगत्। अहम अद्य सर्वेषां भारतीयानां उत्कर्षार्थं विश्वस्य मांगल्यार्थं च श्री राम यंत्र प्रतिष्ठा अंगभूतं पंचोपचार पूजनम अहम करिष्ये। ग्रतो दूरमुदैति दैवान्तरुसुप्तस्य तथैवैति दूराङ्गमं ज्योतिघां ज्योतिरे कन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। वामभागे कलशार्चनम् इमं मे वरुणश्रुति हवमदिया च मृडयं त्वामवस्युराजन् तीर्थवरुणायन्मा सकलोपचारार्धगन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। यन्त्राधिष्ठातृदेवतानाम् आवाहनम् जन्त्रीराड्यन्त्र्यसि जमानि ध्रुवासि धरित्री इखे त्वोर्जयत्वार्जयित्वापो गायत्वा लोकन्ता इन्द्रम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम यंत्राधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः। ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। पुरुष एवेदग्नु सर्वं जलभून् जज्जभाव्यं उतामृतत्वशेषान् जदन्नेनातिरोहति। आसनं परिकल्पयामि पाद्य समर्पणम् एतावानस्य महिमातोज्या चबूरुगः पादोश विश्वाभूत नित्रिपादस्यामृतन्ति। श्रीराम यंत्राधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं कृत्वा त्रिपादुर्ध्व उदयत्पुरुखा पादोसेहा भवत् पुनः ततो विग्वं व्यग्र मत्साशनान शने अभि हस्तेष्वर्घं समर्पयामि आचमनीयं ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुखः। भूमिमथो पुरा आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं तस्माद्यज्ञात् सर्वहुता संभृतं बृहदाज्यं पशूसां जगन् यव्यानारण्याग्राम्याश्च आचमनीयं च स्नानं समर्पयामि। श्री राम यंत्राधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः। पंचामृतस्नपनं पंचनद्याः सरस्वतीमपि तिसस्रोतसः सरस्वती तु पंचदम्। पंचामृतं समर्पयामि पंचामृतान्ते शुद्धोदकम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम विष्णोरराटमसि विष्णु वस्त्र समर्पणं सुजातु ज्योतिकाम् संव्यय जन्यो देवानां प्रत्येति सुम्नमा आवो अर्वाजे सुमदिर्वृत्यादगुहस्तियावरिव वित्तरा सतदित्येभ्य आचमनीयं समर्पयामि। चन्दनं त्वां गन्धर्वा वान्यग्मादमुच्यत् अक्षान्नमीमदम् अधुगद अजोगद स्वभानवो विप्राणवितया ओखदि पारैष्णवा कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परुखत्वात् एवानो दुर्वे प्रतनुसासरेण सतेन। ओम दीपः ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर् यत यंत्रस्थ देवताभ्यो नमः दूरसि दूर्वंतं दूर्वतांजोस्मान् धूर्वा महादेवानामस्वन्नितमग्गु सश्रितमं पपृत जुष्टतमं देवहूतम् श्रीराम यंत्राधिष्ठातृ देवताभ्यो नमः दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् आसीदन्तरिक्षगो शीर्णोद्यमः समवर्धत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् नैवेद्यम् श्रीराम यंत्राधिष्ठातृ देवताभ्यो नमः पंचखाद्यं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा आचमनीयं जलं समर्पयामि मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं हस्त प्रक्षालन मुख प्रक्षालनार्थं जलं समर्पयामि फलं ताम्बूलं जाः फली नीर्जा अफला अभुक्पा जाश्च भुक्पिणी मुञ्जन्वग्गु अजः ताम्बूलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां पयामि जद्दत्तं जत्परादानं जत्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे खूनो ददत कृताय सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि आरार्तिक्यं कर्पूरं नीराजयेत हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदमदशान्तिं प्रयच्छ मे मंगलारार्तिक्यदीपं ज्वालामालिन्यै नमः समर्पयामि मनसो जात जगो सूर्यो अजायत प्राणजमुगादग्निरजायत सज्जन्तपुत्रिपार्थिवग्नोरजा पितुरप्रायिधामभिः दिवः सद उंसि बृहदेऽपिदिष्ट स आत्वेकं वर्धते तमहं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितन्नमामि कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रोदकसंसुतेन प्रदीप्तवासास्य संगतेन नीराजनं ते जगदीश कुर्यात् जलेन शीतलीकरणं देवतावन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः इदां विष्णुरवे च करामे त्रेधाने दादे पादां दामस्यापात् जंत्रे राड्यांत्र्यासे जामाने ध्रुवा से धारित्रे एकेत्वो अर्जयत्वा रज्जयत्वा पोखायत्वा लोकन्ता इंद्रम चरणकमले मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे सीताय पतये नमः सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भारत माता की जय अनेन दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम् नगे जय अनेन यंत्राधिष्ठातृदेवतानां पूजनाख्येन कर्मणां भगवान् श्रीराम प्रियतान्नमः विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। और माता अमृतानंदमयी माँ प्रथम तल तक लिफ्ट से गई। उसके पश्चात
तस्वीरें आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि मौजूद हैं श्री राम नगरी अयोध्या में, और वहाँ पे श्री राम यंत्र का हमने देखा किस तरीके से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान है वो भी चल रहा है। साथ ही उससे पहले जो उन्होंने यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना की, हम देख सकते हैं माँ दुर्गा मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर में यहाँ हमने देखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने पूजा अर्चना की। और आज खासतौर से चैत्र नवरात्र का पहला दिन, और यहाँ पर जो माँ दुर्गा का मंदिर है उसमें भी पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूजा अर्चना की, साथ ही माँ अन्नपूर्णा की भी यहाँ उपासना की। आज खासतौर से श्री राम यंत्र की जो स्थापना है वो की जा रही है, और उसी का जो अनुष्ठान है फिलहाल चल रहा है। इन तस्वीरों के ज़रिए हमने देखा किस तरीके से श्री राम जन्मभूमि मंदिर के द्वितीय तल में जो स्थापना है वो की जाएगी, लेकिन यहाँ पहुंचकर आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने पूजा अर्चना की, और साथ ही साथ इस दौरान आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद हैं। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, और हमारे संवाददाता अयोध्या से विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विकास, अभी इन तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे थे राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं और श्री राम यंत्र का जो खासतौर से अनुष्ठान चल रहा है वो तस्वीरें भी हमने देखी। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि पहुंची यहाँ महत्वपूर्ण कार्यक्रम में श्री राम यंत्र जिसका वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान कार्यक्रम चल रहा है और आज करीब 11:55 पर ये संपन्न होगा पूरा अनुष्ठान। बेहद ही शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुंचकर न सिर्फ श्री राम यंत्र का जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान है उसमें वो शामिल हुई, बल्कि इसके साथ ही यहाँ पर जो अलग अलग मंदिर हैं उस पर जाकर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, हमने देखा किस तरीके से वैदिक मंत्रोच्चारण जो है वो यहाँ पर श्री राम यंत्र का और इसके साथ साथ जो ये पूरा अनुष्ठान है करीब 11:55 पर संपन्न होगा। विकास, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो आज बेहद ही शुभ अवसर, चैत्र नवरात्र का पहला दिन, साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत और उसी के शुभ अवसर पर यहाँ हम देख पा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि श्री राम मंदिर परिसर में हैं आज। साथ ही ये वो श्री राम यंत्र जिसकी जो स्थापना है वो आज द्वितीय तल पे की जाएगी। पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो अनुष्ठान का कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। और इसके साथ ही अगर आपको बताएं कि जो श्री राम यंत्र है करीब 2 वर्ष पहले जगतगुरु शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती महाराज द्वारा शोभा यात्रा के माध्यम से यहाँ अयोध्या पहुँचा था। विकास, इन तस्वीरों के जरिए लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं श्री राम यंत्र की जो पूजा करती हुई नजर आई हैं। अनुष्ठान चल रहा है, करीब 11:55 पर यह संपन्न होगा अनुष्ठान। जी बिल्कुल, बेहद ही खास मौका है आज अयोध्या के लिए और ये जो उत्सव हो रहा है बेहद ही खास ऐतिहासिक महत्व रखता है। खास तौर से जब श्री राम यंत्र की स्थापना द्वितीय तल पर हो गई है विधि विधान पूर्वक, इसके उपरांत राष्ट्रपति प्रथम तल पर राम दरबार के उन्होंने पूजन अर्चन किया और इसके बाद रामलला के पूजन करने के लिए पहुंच रही हैं। तो ये बेहद ही खास है क्योंकि हम इस प्रभु श्री राम के इस मंदिर की अगर बात करें, इसकी पूर्णता की बात करें, इसके निर्माण की बात करें, ये एक सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, ये पूरे जन भावनाओं की एक सपना था, 500 वर्षों का सपना था जो बनकर आकार लिया, जिसके लिए न जाने कितने लोग इस दुनिया से जिन्होंने इसका चाहा और इस दुनिया से चले गए। इसकी पूर्णता ही अपने आप में सनातन की गौरवमयी परंपरा दर्शाती है। इस मंदिर में प्रभु रामलला विराजमान है, राम दरबार विराजमान है, आज से श्री राम यंत्र विराजमान है, यहाँ पर तमाम सारे सप्तऋषि विराजमान है, यहाँ पर भोले शंकर विराजमान है, भगवान गणेश है, माता अन्नपूर्णा है, माँ दुर्गा है, तमाम सारे यहाँ पर स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषादसवा मारुताः प्रश्निमाताराः शोभञ्जावानो विधाते खोजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षासो विषवे नो देवा आवासागमान्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वा गोंसस्तानो भिर्व्यासेमाहिदे वाहितञ्जादायुः शतमेन्नो सारादो अन्तिदेवा जतरानश्चकरा चारासन्तानु नामा उत्तरासो जतरा पितारो भवा
उत्तराः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवाम्मा दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीरामचन्द्राय नमः। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चारण और श्री राम लला के दर्शन किए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यहाँ पर हमारे संवाददाता विकास सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बेहद ही ऐतिहासिक अवसर आज, शुभ अवसर आज, जहाँ पर हमने देखा अभी श्री राम लला के भी दर्शन किए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किस तरीके से अब आगे का जो कार्यक्रम है वो यहाँ रहेगा? जी बिल्कुल, और इसके बाद राष्ट्रपति इस समारोह में शामिल होंगी। जिस समारोह में शामिल होने के लिए यहाँ पर आई हैं, इस समारोह की अगर खासियत करें तो 300 से ज्यादा साधु संत देश भर से इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर 7,000 लोग उपस्थित हैं इस समारोह में। इस समारोह में विशिष्ट जनों को बुलाया गया है और खास तौर से अगर बात करें हम इस समारोह की तो बेहद ही खास मौका, बेहद ही उत्साहपूर्ण है ये माहौल। और इस मौके के लिए प्रशासन ने भी तमाम सारी तैयारियां यहाँ पर की थी। तकरीबन एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक यहाँ पर पूरे फूलों से सजाया गया था अयोध्या नगरी को। साथ साथ सांस्कृतिक विभाग की तरफ से तमाम सारे कार्यक्रम और आयोजन किए गए। यहाँ पर खासतौर से रामायण से जुड़ी तमाम सारी जो परंपरा है उनको दिखाया जा रहा है, उनकी सांस्कृतिक झलक दिख रही है। उस राम मंदिर में हम बात करते हैं तो इस समय राष्ट्रपति महोदया राम मंदिर प्रांगण में देख रही हैं। यहाँ पर ऐसी मूर्तियां स्थापित की गई हैं तो खासतौर से रामायण से जुड़े तमाम सारी परंपराओं के यहाँ दर्शन, तमाम सारे जो किरदार थे उन सभी यहाँ पर किरदारों को यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ साथ महाभारत, तमाम सारी जो चीजें हैं जो भारतीय आध्यात्म और सनातन की पहचान है उन सभी चीजों को यहाँ पर इस राम मंदिर में दर्शाया गया है पूरे परिसर में, प्रांगण में। और खासतौर से प्रभु श्री राम का जो दर्शन है, जो जीवन है, जो आदर्श है, जो मूल्य है, वो सभी के लिए आत्मसात करने वाले हैं। दुनिया में अगर सबसे बड़ी किसी भी अगर प्रशासनिक व्यवस्था या सरकार की बात करते हैं तो राम राज्य ही सर्वोच्च उदाहरण है। वो राम राज्य भगवान श्री राम ने जिस तरीके से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चले, चाहे वो माता सबरी हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे केवट राज हो, चाहे उनके दुश्मन का भाई विभीषण ही क्यों ना हो, उन्होंने सभी मर्यादाएं ऐसी स्थापित की जो आने वाली युगों तक पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणादायक बनी रहेंगी, आदर्श बने रहेंगे। और यही राम राज्य की परिकल्पना, यही प्रभु श्री राम के आदर्श ही सामाजिक जीवन को अच्छा बनाने में, साकार करने में अपने आप को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में प्रभु श्री राम की इस अयोध्या नगरी को इस तरीके से हमने देखा 2009 में उत्तर प्रदेश में,
2017 में सरकार बनने के बाद से ही यहाँ पर अयोध्या की पहचान बदलना चालू हुई और अब जाकर हम देख रहे हैं कि अयोध्या का वो रूप दिख रहा है जो पूरी दुनिया देखना चाहती थी, जो संकल्पना थी 500 वर्षों पूर्ण जो इंतजार था उन पर जो पूर्ण हुआ। और इसके साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर परिसर के साथ ही पूरी अयोध्या को सजाया गया, संवारा गया, निखारा गया। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, यहाँ पे रेलवे स्टेशन का विस्तार किया गया, यहाँ पे रोड बनाई गई, यहाँ पर रामपथ बनाया गया, धर्मपथ बनाया गया। यहाँ के विकास को इस तरीके से जोड़ा गया जैसे भगवान श्री राम त्रेता में अपनी अयोध्या को वैकुंठ से प्यारी कहते थे, वैकुंठ से सुंदर कहते थे, तो कुछ उसी तरीके से अयोध्या को सजाने और संवारने का काम किया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से किया था और उसके बाद से ही अयोध्या का कायाकल्प चालू हो गया। अब यहाँ पर नित्य नए उत्सव होते हैं। एक समय था जब राजनीतिक लोग इससे दूर ही रहते थे, अयोध्या को किस तरीके से तिरस्कार होता था, इस अयोध्या ने वो भी देखा, इस अयोध्या ने वो भी देखा, इस सरयू माँ ने वो भी देखा। जब राम भक्त यहाँ पर आए और उन पर गोलियां चलती हैं, सरयू माता का पानी लाल हो जाता है। यहाँ पर रामलीला चलती थी, उसके आयोजन को बंद किया गया। लेकिन यहाँ पर भाजपा सरकार बनने के बाद जिस तरीके से सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया, आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ाया दिया गया, ढांचागत विकास किए गए यहाँ पर, तो तमाम सारे लोग यहाँ पर जो दूर दूर काम करते थे, कोरोना काल में जो लोग वापस लौट कर आए थे, तो यहाँ से वो वापस गए नहीं काम करने, क्योंकि यहीं पर उनको तमाम सारे ऐसे रोजगार मिले, चाहे फूल बेचने के लेकर हो, चाहे प्रसाद बेचना हो, चाहे ई रिक्शा हो। यहाँ तक कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं कि यहाँ पर होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट व्यवसाय, स्ट्रीट साइड फूड, इन तमाम सारी जगहों पर लोगों को आर्थिक आय हो रही है और लोगों का जीवन व्यापन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है। और उनका कहना है कि नित्य नए यहाँ पर नए रिकॉर्ड बनते हैं भक्तों के आने के, श्रद्धालुओं के आने के। और साथ साथ इस मंदिर परिसर की हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर प्रभु श्री राम से जुड़े तमाम उन सभी लोगों को यहाँ पर रखा गया है, चाहे माता सबरी का मंदिर हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे यहाँ तक कि यहाँ पर उस गिलहरी का भी यहाँ पर स्थापित की गई है प्रतिमा, जिसने भगवान श्री राम यात्रा में राम सेतु बनाते वक्त जो छोटी सी चंद बूंद बालू की दी थी, तो यहाँ पर हम उन सभी पात्रों को जगह दी गई है, क्योंकि वो सभी पात्र पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े आदर्श होते हैं, सबसे बड़े मूल्य होते हैं। यही सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। प्रभु श्री राम ही सबके आदर्श है। प्रभु श्री राम को तो लोग हर रूप में पाना चाहते हैं। भाई के रूप में प्रभु श्री राम चाहिए, बेटा के रूप में प्रभु श्री राम चाहिए। अगर दुश्मन भी होता है तो वो भी श्री राम जैसा अगर है। रावण को भी न जाने उन्होंने कितने बार कहा कि आप जो है कह रहे हैं मान जाइए, शरण में आ जाइए, धर्म के शरण में। तो प्रभु श्री राम का सबसे ऊंचा आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, और उनके मूल्य, उनके आदर्श पूरे समाज को आगे बढ़ने में सबसे बड़े नैतिक कदम होते हैं। और इनको आराधना करने के बाद, इनको आराध्य मानने के बाद व्यक्ति के जीवन में त्याग आता है, तपस्या आती है, वीरता आती है, धैर्यता आती है। उन्होंने अपने जीवन में सभी मूल्य दिए, चाहे वो वीरता, शौर्यता, त्याग, तपस्या, हर रूप में प्रभु श्री राम मर्यादा स्वरूप, बिल्कुल मर्यादा के रूप है। और खास तौर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। और कहीं ना कहीं अयोध्या को आज धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित जो किया जा रहा है, वो आज दिख रहा है। अयोध्या को जिस तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है, मंदिर परिसर के साथ साथ पूरी अयोध्या के विकास के पथ पर आगे ले जाया गया है। कहीं ना कहीं वो त्रैता की आभा इस आज दिख रही है। अयोध्या नगरी में जो कोई आ रहा है वो महसूस कर रहा है कि हम 10 वर्ष पहले जहां आए थे वही अयोध्या नहीं, ये तो सजी संवरी और निखरी हुई दुल्हन की तरह सजी हुई अयोध्या है। इसको सजाने का काम, इसके लिए तमाम सारी इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई और जमीन पर लगातार हमने देखा कि जो भी कार्य होते हैं उनकी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तरफ से मॉनिटरिंग की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मार्गदर्शन दिया जाता है। हमने देखा था जब राम मंदिर बन रहा था तब भी इसके निर्माण कार्य में पीएम मोदी आते थे बीच बीच में, और यहाँ देखकर उन्होंने देखा था कि निर्देश दिए थे उसके बाद कि किस तरीके से काम, हर वक्त समीक्षा इसकी होती रही है। इस मंदिर निर्माण का काम फिलहाल तो पूर्ण हो चुका है और इसके बाद अब राष्ट्रपति महोदया समारोह में भाग लेंगी। जी बिल्कुल विकास, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण शुभ अवसर आज, लेकिन जिसका जिक्र आपने किया जो आज का मुख्य आयोजन है, खासतौर से श्री राम यंत्र जिसकी स्थापना की बात की जा रही है, जो अभिजीत मुहूर्त में जो अनुष्ठान है वो संपन्न होगा, इसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी दे सकें। देखिए, श्री राम यंत्र की स्थापना हो गई। सबसे पहले राष्ट्रपति महोदया अन्नपूर्णा माता और दुर्गा माता मंदिर
मंदिरों में दर्शन पूजन करने के बाद द्वितीय तल पर गए। इसके बाद विधिवत वहां पर मंत्रोच्चार के साथ श्री राम यंत्र का स्थापना की गई है। इससे पहले 9 दिन पूर्व से ही वैदिक मंत्रों के उच्चार के साथ यह कार्यक्रम चल रहा था, पूजा का कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी स्थापना होने के बाद माना यह जाता है, धार्मिक मान्यता ये है कि श्री राम यंत्र में सभी देवी देवता इसमें विराजमान रहते हैं और ये समस्त नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा देता है यह यंत्र, और आसपास किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं रहती है। तो अपने आप में अद्भुत क्षण था, गौरवमयी क्षण था। हमने देखा ध्वजारोहण समारोह के बाद अब द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र स्थापित हो गया है। प्रथम तल पर रामलला राम दरबार है और भूगर्भ में जो है रामलला की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ही हुई थी। इसके बाद इस मंदिर की आभा की अगर बात करें तो समस्त यहाँ देवी देवताओं के ये मंदिर स्थापित हो चुके हैं। सप्तऋषि मंदिर की स्थापना हो चुकी है और पूरे प्रांगण में बिल्कुल विकास अपने आप में एक शक्ति पुंज के रूप में अयोध्या धाम आज के समय में नजर आता है और किस तरीके से यहाँ और ज़्यादा जो ऊर्जा है वो नज़र आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास, और जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे श्री राम यंत्र के बारे में क्या और कुछ खास है वो भी आपको हम यहाँ बता देते हैं, जिसकी आज स्थापना जो है वो की जा रही है। अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जो श्री राम यंत्र है करीब 150 किलोग्राम का स्वर्ण मंडित एक ये यंत्र है, जिससे न सिर्फ जो ऊर्जा का संचार है वहीं श्रद्धालु, संत, महंतों और धर्मचारियों में काफ़ी उत्साह यहाँ नज़र आता है। ज्योतिष के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण ये राम रक्षा यंत्र भी कहा जाता है श्री राम यंत्र को, क्योंकि सनातन में हमने देखा है अलग अलग जो यंत्र भगवान के माने जाते हैं, श्री राम की मर्यादा, धर्म और शक्ति का प्रतीक भी इसे कहा जाता है, जिसके ज़रिए न सिर्फ आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का ये प्रतीक है, जिसके ज़रिए माना जाता है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। ज्यामितीय वैदिक संरचना जो देखी जा रही है इस पर जब इसकी स्थापना की गई, कहीं ना कहीं भाग्य और ज्ञान का ये कारक श्री राम यंत्र, जिसकी आज स्थापना यहाँ पर की जा रही है। ग्रहों के दुष्प्रभाव कम करने में सहायक इसको माना जाता है और ख़ासतौर से ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति यानी गुरु से इसका संबंध माना जाता है। फिर चाहे ज्ञान की बात करें, धर्म, शिक्षा, तमाम ऐसे पहलू जो कि कहीं ना कहीं हर एक इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी स्थापना आज यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के द्वितीय तल पर इसकी स्थापना की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो, तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। और आपको बता दें इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जो है केरलम के लिए वो जारी की गई है यहाँ पर, जिसमें करीब 39 नाम जो हैं वो शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कल एक बड़ी बैठक हुई थी केरलम चुनाव से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है और इसकी संभावना भी जताई जा रही थी। एक जो सूची है दूसरी वो यहाँ पर जारी की गई है। 39 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में शामिल हैं। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची केरलम की अगर बात की जाए, जिसमें 39 प्रत्याशियों के जो नाम हैं वो शामिल किए गए हैं। और इससे पहले भी हमने देखा था जो पहली सूची जारी हुई थी, सूची में 6 महिला प्रत्याशी समेत 39 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल हैं। खासतौर से अलग अलग विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए
कोल्लम से डॉक्टर एन प्रताप कुमार को टिकट यहां पर दिया गया है। केरलम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच दूसरी सूची जो है प्रत्याशियों की वो जारी कर दी है, बीजेपी की तरफ से जारी की गई, जिसमें 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। अलपुझा सीट से एमजे जॉब को प्रत्याशी बनाया गया है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से उम्मीद भी जताई जा रही थी कि जो दूसरी सूची है बहुत जल्द आएगी, केरलम की जो सूची है दूसरी वो आ चुकी है, और कौन से ऐसे खास प्रत्याशी इस सूची में नजर आ रहे हैं उनके नाम? देखिए, कल देर रात तक हमने देखा था कि बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में बैठक हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की, और उसमें पश्चिम बंगाल और केरल की जो बचे हुए उम्मीदवारों के नाम है उसको अंतिम रूप दिया गया था। और कल ही हमने देखा था कि असम और पुडुचेरी को लेकर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि केरल की दूसरी सूची जल्द आ सकती है, और आज हमने देखा है। दूसरी सूची पर अगर नजर डालें, पहली सूची में हमने देखा था कि बड़े बड़े नाम थे, वी मुरलीधरन हो या फिर राजीव चंद्रशेखर हो या बाकी जो केरल के चर्चित चेहरे बीजेपी के, उनका नाम पहली सूची में दिखा था। दूसरी सूची में आप देखें तो कई ऐसे युवा चेहरे हैं या फिर जिन्होंने बहुत जल्दी कुछ वर्षों में बड़ी पहचान बनाई है केरल की राजनीति में और बीजेपी की राजनीति में, या फिर संगठन में काम किया है। आप ए नागेश की बात करें या फिर जो बाकी चेहरे हैं, तो ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि बीजेपी की रणनीति है कि जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता हैं या जिनका समाज में अच्छा प्रभाव है, उनको चुनावी राजनीति में उतारा जा रहा है। इसीलिए हमने देखा था कि पहली सूची में तमाम जहां बड़े दिग्गज थे, जो केरल की राजनीति के जाने पहचाने नाम है, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर या वी मुरलीधरन या फिर बाकी नाम, वही दूसरी सूची में हम देख रहे हैं कई संगठन के चेहरे हैं और नए उम्मीदवारों पर भी बिल्कुल 6 महिला प्रत्याशियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। शैलेंद्र जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो पहली सूची में भी कुछ महिला प्रत्याशियों के नाम थे और इस सूची में भी महिला प्रत्याशियों के नाम है। कहा जा रहा है कि केरल में 100 से अधिक सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ सकती है और बाकी सीटों पर हो सकता है कि कुछ सहयोगी दलों को ये सीटें दी जाए। तो अब देखना होगा कि तीसरी सूची जब आएगी तो उसमें और कौन से नाम होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि एलडीएफ और यूडीएफ से इतर इस बार एक तीसरी बड़ी ताकत के तौर पर बीजेपी एनडीए वहां पर चुनाव मैदान में है और जनता को ये बताने की कोशिश में है कि कांग्रेस को और लेफ्ट पार्टी को बार बार मौका मिला है केरल की राजनीति में, लेकिन इस बार बीजेपी और एनडीए को मौका दीजिए जिससे डबल इंजन की जो सरकार है वो वहां पर केरल के विकास के लिए तेजी से काम कर सके। जी बिल्कुल, तो पहली सूची में 47 उम्मीदवारों के नाम और दूसरी में 39 उम्मीदवारों के प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो बीजेपी ने यहाँ पर कर दी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी हलचल जो है वो शुरू होती हुई यहाँ नजर आती है और खासतौर से कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो केरल में अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी कांग्रेस ने तैयार कर ली है। इसमें बाकी 40 सीटों पर कल रात फैसला हुआ। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन सभी नामों पर मुहर लग गई है। बैठक के बाद केरलम कांग्रेस के नेता वीडी सतीशन ने कहा है कि उम्मीदवारों का चुनाव हो गया है और अब कैंपेन करने जा रहे हैं। We have decided on all the candidates. We have 95 candidates for Congress in Kerala Assembly election. The Central Election Committee decided. We have declared 55 seats the last day, yesterday, day before yesterday. And now the another seats, all the 40 seats we have decided. Completed. Our process, Central Election Committee, the selection of the candidates is over. वहीं भाजपा के दिग्गज नेता वी मुरलीधरन ने चुनाव को लेकर कहा है कि बीजेपी विकास के एजेंडे और नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ रही है। Prime Minister Narendra Modi's leadership, who has proven that politics of performance has to be the hallmark of Indian politics. So this election, the NDA and Bharatiya Janata Party is going to make its mark, and people will choose NDA instead of the two trends which have been tested and has been found to be a failure.
और न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि 4 राज्यों में होने जा रहे उपचुनावों के लिए भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। गोवा के पोंडो से रितेश रवि नायक को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि नागालैंड के कोडांग से दाउचियर आई इमचेन को टिकट मिला है। कर्नाटका के बागलकोट से वीरभद्र चरंतीमठ चुनाव लड़ेंगे। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो धर्मनगर से जहर चक्रवर्ती को आपको बता दें उम्मीदवारी मिली है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन उम्मीदवारों पर फैसला लिया गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम करीब 4 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जंतर मंतर स्थित केंद्रीय कार्यालय में नामांकन जमा करेंगे। इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और अन्य वरिष्ठ नेता नामांकन प्रक्रिया पूरी करेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 22 मार्च है। इसके बाद 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 मार्च तक नाम वापसी का अवसर दिया जाएगा। नीतीश के अलावा इस पद के लिए अब तक कोई अन्य दावेदार सामने नहीं आया है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। अगर वह अध्यक्ष चुने जाते हैं तो यह उनका लगातार चौथा कार्यकाल होगा। और बात कर लेते हैं भारतीय सेना की भी। दक्षिणी कमान ने एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला का अवलोकन किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के नेतृत्व में यह अभ्यास किया गया। इसमें गति, सटीकता और नई पीढ़ी के उपकरणों व तकनीक के निर्बाध एकीकरण के जरिए उच्च गति वाले मैकेनाइज्ड युद्ध का प्रदर्शन किया गया। ये एक नेटवर्क आधारित, एकीकृत और भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को दर्शाता है। इस अभ्यास के दौरान अटैक हेलीकॉप्टर, फाइटर विमान, ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्नेसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमताओं को परखा गया है। इस युद्ध क्षेत्र में स्थिति की बेहतर समझ, निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी और बहुआयामी संचालन वातावरण में निर्णायक प्रभाव सुनिश्चित करने की क्षमता का परीक्षण किया गया। तो हर तरह के खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना जो है तैयार है, उसी का प्रदर्शन में देखा। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी। आपको बता दें अमेरिका स्थित वाशिंगटन DC के ऊपर अज्ञात ड्रोन जो है इसकी खबर जो है वो सामने आई थी। इसमें बताया गया था खासतौर से अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं मार्क रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ जो हैं वाशिंगटन के इसी क्षेत्र में रहते हैं और फोर्ट मैग्नियर के ऊपर ड्रोन देखे जाने के बाद अधिकारी मार्क रूबियो और पीट हेग्सेथ को कहीं और ले जाने की सोच रहे हैं, लेकिन दोनों मंत्री अभी वहीं मौजूद हैं। अमेरिका में ड्रोन देखे जाने की घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं जब वैश्विक तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज होने के कारण अमेरिका के प्रमुख सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और खबर खेल जगत से आपको बता दें फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने अपने शानदार रिकॉर्ड में एक और नई उपलब्धि हासिल कर ली है। अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी ने अपने फुटबॉल करियर में 900 गोल के माइलस्टोन को हासिल कर लिया है। मेसी ने बुधवार को अपने क्लब इंटर मियामी की ओर से खेलते हुए करियर का 900वां गोल दागा। मेसी के 900 गोल के आंकड़े को देखा जाए तो इस खिलाड़ी ने 672 गोल बार्सिलोना की ओर से, जबकि 81 गोल इंटर मियामी और 32 गोल पेरिस सेंट जर्मन और अर्जेंटीना की ओर से 115 गोल किए हैं। मेसी से पहले 900 गोल के आंकड़े को छूने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने साल 2024 में ये उपलब्धि हासिल की थी। और आपको बता दें इस बीच असम चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। आपको बता दें जालकुआरी सीट से हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जालकुआरी सीट से हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लगातार अगर देखा जाए इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद अब ये एक बड़ी खबर जालकुआरी सीट जहां से हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। असम चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पे अगर खासतौर से बात की जाए जालकुआरी सीट की, इस सीट से चुनावी मैदान में होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा।
इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर असम चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों की सूची है वो भी जारी कर दी गई है। और खासतौर से अगर हिमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाए, जालकुबारी सीट, जिससे वो चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, असम के 88 उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। तो असम चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। 88 नामों की घोषणा यहाँ हो चुकी है और उसी में हिमंता बिस्वा शर्मा की अगर बात की जाए तो वो जालकुबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, असम चुनाव के लिए भी यहाँ उम्मीदवारों की जो सूची है जारी कर दी गई है। ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इसमें नाम हम जानते हैं कि 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन हुआ था और ये करीब करीब बीजेपी ने ये कहा था कि वो पहली सूची में ही अपने अधिकतर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। तो आज वही हमने देखा है कि 88 उम्मीदवारों के नाम ऐलान किया गया है। संभवतः बीजेपी कम से कम 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें जो असम गण परिषद है और बोडो फ्रंट है उसको दी जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री अपनी मौजूदा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप इसमें देखें तो कई महत्वपूर्ण नाम है। प्रद्युत बरदोलाई जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो दिसपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही साथ हिमांशु शेखर है जो पलासवारी से चुनाव लड़ेंगे। और तमाम महत्वपूर्ण नाम आप इस पहली सूची में देखते हैं जो केरल में मौजूदा विधायक भी हैं या फिर मंत्री हैं या केरल की माफ करें असम की राजनीति में आप देखें कि महत्वपूर्ण चेहरे हैं। तो इस सूची में हम देख रहे हैं कि कई ऐसे नाम हैं। अनिल सैकिया जो उनके नाम का ऐलान किया गया है जो सामागुरी से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ बरहमपुर से जीतू गोस्वामी है। तो ये तमाम चेहरे हैं जिनके नाम का ऐलान कर दिया गया और पहली सूची से ये बहुत स्पष्ट है कि कई युवा नेताओं को भी मौका दिया गया है। पीयूष हजारिका जो जागी रोड सीट है, विधानसभा सीट है, वहां से चुनाव मैदान में होंगे। तो असम को लेकर बीजेपी की रणनीति बहुत स्पष्ट है। कल ही ये संकेत दे दिए गए थे कि असम में एनडीए के बीच जो सीट बंटवारा है वो करीब करीब अंतिम रूप दिया जा चुका है और कम से कम 89 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। और आज हमने देखा कि 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान असम में पहली सूची के तौर पर बीजेपी ने कर दिया है। जिसमें असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा सहित तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। और बाकी हम जानते हैं कि असम गण परिषद और जो बोडो फ्रंट है उसके साथ भी बीजेपी एनडीए का एक समझौता है। तो वो अपने दलों की सीटें वो असम गण परिषद और बोडो फ्रंट ऐलान करेंगे। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है उसने पहली सूची में 88 नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें बहुत आप देखें तमाम वो चर्चित चेहरे हैं और कई परंपरागत सीट से हमने देखा है कि फिर से दिग्गज को चुनाव मैदान में उतारा गया। बिल्कुल शैलेंद्र, कई दिग्गज जिनके नाम इसमें शामिल हैं। जालकुबारी सीट से परंपरागत सीट रही है असम के मुख्यमंत्री की हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि इससे चुनाव लड़ते नजर आएंगे। साथ ही प्रद्युत बरदोलाई दिसपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई, असम विधानसभा चुनाव से संबंधित ये खबर, जहाँ पे 88 नामों की जो घोषणा है वो बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। दलित जो हैं वो रोजगार दे, सिर्फ नौकरी न मांगे।